बच्चों, अब मैं आपको अम्ल क्षार और लवण का पार्ट 2 पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें मैं आपको जो अम्लों के और भी उसके अलावा जो गुण, कुछ आपको विशेष गुण बता दिए थे जो कि मैंने अम्ल और क्षार की तुलना करने में बताए थे। अब मैं आपको अम्ल के कुछ और गुण बताने जा रही हूँ, जिसमें कि आप ये गुण के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं कि अम्ल खट्टे होते हैं, संकेतक पर प्रभाव, ब्लू लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, यानी कि रेड कर देते हैं ब्लू को, और फिनोफ्थलीन की गोली उस पर कलरलेस, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फिनोफ्थलीन की गोली पे जो है अगर हम अम्ल डालें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये संकेतक के प्रभाव में आपको बता चुकी लास्ट वीडियो में। उसके अलावा तीसरा गुण जो अम्लों का है वो है अम्लों का वियोजन तथा विद्युत चालकता। अब विद्युत अम्लों का वियोजन, अम्ल जो होते हैं जब उनका पानी से रिएक्शन होता है तो वो टूट जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं और क्या देते हैं, एच आयन। जो अम्लों का एक विशेष गुण है कि वो उनका जो हाइड्रस सोल्यूशन होता है, जलीय विलयन होता है, वो एच आयन देता है। ये तो आपको पता है कि वही से अम्ल की पहचान है। और क्षार का क्या था, OH देता था, अम्ल का एच आयन देता है। तो पहले देखेंगे हम, ये कोई भी अम्ल ले ले, HCl, H2SO4, HNO3, तो इसका जो एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन यानी वो पानी का जो सोल्यूशन है, जलीय जो विलयन है, वो H आयन अलग कर देता है, उसको तोड़ देता है, वियोजित हो जाता है। ठीक है, अब ये जो वियोजित होता है ये विलयन में जो होता है ऐसे ही H आयन के रूप में नहीं पड़ा रहता है। जब विलयन यानी कि जब हमने कोई भी अम्ल लिया, उसको पानी में उसका घोल बनाया तो वो विलयन हो गया, लेकिन वो विलयन में जो H आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रहता है। किस रूप में रहता है, ये जो H आयन होता है ये पानी के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बना देता है, H3O। जो इसका ये H3O गुण है यही इसकी विद्युत चालकता है। यानी जब भी कोई सोल्यूशन यानी वो एसिड पानी के संग मिलकर सोल्यूशन बनाता है, विलयन बनाता है, तो वो जो विलयन होता है वो विद्युत चालक होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि कभी हम इन्वर्टर की बैटरीज हैं या कार की बैटरीज हैं उसमें आसुत जल मिलाते हैं, डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, आसुत जल मिलाने से क्या होता है, कई महीनों के बाद वो बैटरी की जो कार्य क्षमता होती है वो कम हो जाती है। उसके बाद हम अगर उसमें आसुत जल मिला देते हैं तो वो बैटरी नॉर्मल बिहेव करने लगती है। तो उसका कौन सा गुण है जिसके कारण वो पानी मिलाया जाता है बैटरीज में, यही गुण कि विद्युत चालक होते हैं। जो अम्ल होते हैं, जो एसिड होते हैं, उनका जो पानी वाला सोल्यूशन होता है, विलयन होता है, पानी में मिला एक्वस सोल्यूशन या जलीय विलयन, वो विद्युत चालक का काम करता है। और क्यों विद्युत चालक का काम करता है, ये आपको पता है कि कोई भी अगर अम्ल हम पानी से सोल्यूशन करते हैं तो H आयन अलग कर देता है, जो कि अम्ल की पहचान है। और ये H आयन उस पानी में स्वतंत्र रूप से नहीं पड़ा रहता है, बल्कि ये H आयन पानी के संग रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन बनाता है, हाइड्रोनियम बनाता है। और यही जो हाइड्रोनियम बनता है यही विद्युत चालक के लिए उत्तरदायी है। इसकी विद्युत चालकता के लिए इस सॉल्यूशन की यही हाइड्रोनियम आयन ही उत्तरदायी है। हाँ, पानी के संग मिलकर ये हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, लेकिन इनको दर्शाया कैसे जाता है, H के रूप में ही दर्शाया जाएगा। अगर हम यहाँ पर किसी भी एसिड का वियोजन दिखाएंगे, चाहे हाइड्रोक्लोरिक हो चाहे सल्फ्यूरिक हो, किसी भी अम्ल का, तो उसमें यहाँ पर H3O नहीं लिख के H आयन के रूप में दिखाएंगे। लेकिन हमें पता होना चाहिए वो क्या बना रहा है, H3O आयन बना रहा है, जिसके कारण इसका जो एक गुण है विद्युत चालकता वो इसका उभर कर आता है। अच्छा, और अम्लों का वियोजन, अम्लों का वियोजन आप पढ़ ही चुके हैं कि कोई भी अम्ल अगर पानी में जाते हैं तो वो वियोजित हो जाते हैं। उनकी वियोजन क्षमता के आधार पर ये जो होते हैं अम्ल दो प्रकार के होते हैं, जो कि इनका चौथा गुण है। क्या गुण है, अम्लों का वियोजन। देखिए, कुछ अम्ल पूरा वियोजित हो जाते हैं, कुछ अम्ल पार्शियली वियोजित होते हैं, पूरा वियोजित नहीं होते हैं। तो जो अम्ल पूरा वियोजित हो जाते हैं वो कहलाते हैं प्रबल अम्ल। ठीक है, और जो अम्ल पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं वो कहलाते हैं दुर्बल अम्ल। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अम्ल जो होते हैं उनका जो एक्वस सोल्यूशन होता है, जो जलीय विलयन होता है, वो उसमें वो वियोजित हो जाते हैं।
ठीक है, जब कोई भी अम्ल पानी में घोला जाता है, वियोजित होना यानी कि वो H आयन देते हैं, यानी वो टूट जाते हैं। लेकिन कुछ अम्ल जो है पूर्ण वियोजित हो जाते हैं और कुछ अम्ल आंशिक वियोजित होते हैं। ठीक है, तो उनके आधार पर उनका नाम होता है। जो पूर्ण वियोजित हो जाते हैं वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं और जिनका आंशिक वियोजन होता है वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे कि HNO3 नाइट्रिक एसिड है, इसका जो एक्वस सोल्यूशन है, इसको जब हम पानी में घोलेंगे तो इसका पूर्ण वियोजन हो जाएगा। जरा एरो पे भी ध्यान दीजिएगा कि पूर्ण वियोजन यानी कि H आयन अलग और यहां पर NO3 अलग हो जाता है। ठीक है, ये अलग हो गया, ये कहलाया पूर्ण वियोजन। ठीक है, उसके अलावा और बहुत सारे एसिड हैं जिनका पूर्ण वियोजन हो जाता है, जो बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, वो कहलाएंगे प्रबल अम्ल। उसके अलावा कौन कौन से अम्ल हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, और फिर आया हाइड्रोब्रोमिक अम्ल HBr, हाइड्रो आयोडिक अम्ल HI, HClO3 यानी परक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ये जो है 6 7, ये जो है ये सारे अम्ल ऐसे हैं जो कि पूर्ण वियोजित हो जाते हैं, यानी ये प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अब आया दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल यानी कि वो एसिड्स जो कि पानी में जिनका जलीय विलयन जो होता है, वो सोल्यूशन होता है, वो पार्शियली वियोजित होता है और पार्शियली एज इट इज जलीय विलयन में ही पड़ा रहता है। जैसे कि हम लेते हैं इसमें HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, जो कि पार्शियली वियोजन शो करता है। ठीक है, अब पार्शियली वियोजन जैसे मैंने आपको कहा था, इसमें एरो का ध्यान दीजिएगा। जब पूर्ण वियोजित होता है तो ऐसे एरो लगता है, जब पार्शियली वियोजित होता है तो हाफ एरो ऐसा और फिर इधर से आके हाफ एरो ऐसा। इसका और फिर देखिए क्या किसमें वियोजित हुआ, H आयन में और F आयन में, बट हाफ एरो मतलब पार्शियली वियोजित हुआ। ठीक है, कि यहां हाफ एरो यानी ये जो है एक्वस सोल्यूशन, इसका एक्वस सोल्यूशन यहां लिखेंगे, जो कि उसमें जब एक्वस सोल्यूशन बनाया तो H आयन में F आयन में भी गया और एज इट इज HF आयन भी बना रहा जलीय विलयन में। ठीक है, इसलिए एरो ये आधा यहां की ओर शो करता है और इसका एक्वस सोल्यूशन के बाद क्या होता है, आधा ये ऐसा रहता है, आधा ऐसा आधा यहां पर। तो ये कहलाएगा क्या, दुर्बल अम्ल। ठीक है, इसके और भी कई एसिड्स हैं जो कि ऐसे ही शो करते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि HF आयन में टूट जाता है और कुछ मैंने कहा एज इट इज भी वो एसिड जो है विलयन में पड़ा रहता है, लेकिन जो अनुपात होता है जिसमें वो टूटता है और उसका जो विलयन एज इट इज पड़ा रहता है, इनका जो अनुपात होता है इनके बीच, वो एक प्रॉपर अनुपात में ही रहता है। टूटने वाले आयनों के बीच में उसका जितना भाग टूटता है अलग अलग वियोजित होता है उसमें, और जो एज इट इज रहता है नहीं टूटता है उसमें एक निश्चित अनुपात होता है। ठीक है, अब कुछ और एसिड्स हैं जो कि दुर्बल हैं, उनमें कौन कौन से हैं, CH3COH एसिटिक एसिड जिसको हम सिरका भी बोलते हैं, HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो कि मैंने बताया, HCN हाइड्रोसायनिक अम्ल, C6H5COOH बेंजोइक अम्ल, HCOOH मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, ये 5 अम्ल जो हैं वो दुर्बल अम्ल में आते हैं। हाँ, अब ये धातु का 5वां गुण हम क्या बता रहे हैं कि अम्ल का 5वां गुण कि धातु की अम्ल के साथ क्रिया। जब कोई भी अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है, जब भी कोई अम्ल, यहाँ पर हमने H2SO4 लिया है सल्फ्यूरिक एसिड और उसकी क्रिया कराई है हमने Zn से यानी कि जिंक से, तो क्या होता है, जब भी कोई अम्ल धातु के संग क्रिया करता है तो सबसे पहले तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस बनाता है और धातु जो है बचे हुए अम्ल से क्रिया करके लवण बना देती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनाया। अब इससे हम ये भी कह सकते हैं कि जो धातु है वो जो अम्ल में से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती है,
ये पूरी हाइड्रोजन को उठा के उसने अलग कर दिया, हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर दी, और बचे हुए जो अम्ल का पार्ट था यानी SO4 सल्फेट के संग Zn ने क्रिया करके क्या बना लिया, ZnSO4 लवण। ठीक है, तो जब भी कोई अम्ल धातु के संग क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक, अब यहां पर हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, आयरन का भी H2SO4 से करा रहे हैं। तो इसमें भी जो Fe है वो H2 को विस्थापित कर देगा, ठीक है, हटा देगा, और इसीलिए जब भी कोई धातु अम्ल से क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस बनती है, क्योंकि जो अम्ल में हाइड्रोजन होती है उसको धातु विस्थापित कर देती है। ठीक है, और फिर बचे हुए अम्ल के साथ यानी Fe की SO4 के संग क्रिया हो जाएगी और FeSO4 बन जाएगा। ठीक है, तो पांचवा पॉइंट हो गया कि धातु के अम्ल के साथ क्रिया, तो क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस बनी। अब सिक्स्थ पॉइंट, अम्ल की धातु कार्बोनेट तथा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट आप लोग जानते हो, और सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट यानी जो वॉशिंग सोडा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। ठीक है, NaHCO3 यानी खाने वाला सोडा। ठीक, तो अगर हम कोई भी अम्ल की सोडियम कार्बोनेट के संग क्रिया करेंगे तो जो बनेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक है, तो अब हमने क्या कहा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, बाकी क्या क्या बना, H2O यानी पानी बना। ठीक है, और बना ये Na ने Cl के संग क्रिया कर ली, ये विस्थापित कर लिया, बना NaCl लवण बना, यानी कि सोडियम क्लोराइड बना, पानी बना। ठीक है, ये भी जो सोडियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन है वो भी एक्वस सोल्यूशन बना। ठीक है, पानी बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। हम क्या कह सकते हैं कि अम्ल की अगर धातु कार्बोनेट की संक्रिया होती है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब अम्ल की अगर सोडियम बाइकार्बोनेट, जैसा कि मैंने बताया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको बोलते हैं, यानी कि खाने वाला सोडा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है NaHCO3। तो जब भी कोई अम्ल की सोडियम बाइकार्बोनेट की संक्रिया होती है तो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, सोडियम क्लोराइड लवण बनेगा जो कि एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में, ये एक्वस सॉल्यूशन है, पानी बनेगा और बनेगा CO2। ठीक है, ये मैंने आपको एक पोजीशन की फॉर्म में तो बता दिया कि धातु की अम्ल के संग क्रिया है तो हाइड्रोजन गैस बन रही है, और जो है अम्ल की यहां पर अगर धातु कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के संग क्रिया है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। लेकिन आपको एग्जाम में प्रयोग के रूप में भी लिखना आना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, वो भी पर्टिकुलर किसी भी धातु और अम्ल का नाम लेके आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको प्रयोगशाला विधि जिसको कहते हैं, जो कि आपकी बुक पे मेंशन है विद डायग्राम, आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन आपको मोटे तौर पे 1 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चंस के लिए ये पता होना चाहिए कि इसकी संक्रिया है तो हाइड्रोजन गैस, और इसके संग या इसके संक्रिया है तो क्या मेन चीज बन रही है, लवण तो बन ही रहा है, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। हाँ, अब हम अम्ल का 7वां गुण क्या बता रहे हैं, अम्ल की धातु ऑक्साइड के संग क्रिया होती है तो क्या होती है। धातु ऑक्साइड आप जानते हैं किसी भी धातु की अगर ऑक्सीजन के संग क्रिया होती है तो क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड। जैसे कॉपर है धातु, ऑक्सीजन के संग क्रिया होगी तो CuO बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के संग क्रिया होगी तो MgO बनाएगा। अगर ऐसे ही किसी धातु ऑक्साइड की हम किसके संग, अम्ल के संग क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे CuO है, ठीक है, अगर इसकी किसी भी अम्ल के संग क्रिया कर दें, HCl के संग कर दें तो क्या हो जाएगा, ये लवण बनाता है। Cu और क्लोरीन, कॉपर और क्लोरीन मिल जाएंगे, लवण बनाएंगे, CuCl प्लस क्या बन जाएगा, H और O मिलके पानी। ठीक है, तो कोई भी अगर धातु ऑक्साइड की अम्ल से क्रिया होती है तो वो क्या बनाते हैं, लवण। ठीक है, चाहे ऐसे ही MgO है तो MgO भी अगर HCl के संग क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, MgCl2 प्लस
पानी। ये क्या है? लवण। ये क्या है? लवण। अब आया अम्ल की क्षार के साथ क्रिया, जो कि दोनों बिल्कुल अपोजिट जिनके की फीचर्स होते हैं। अम्ल की क्षार के साथ क्रिया। अब हम देखेंगे अम्ल की क्षार के साथ क्रिया तो क्या होता है। अम्ल, हम कोई भी यहाँ पर अम्ल ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं H2SO4, ठीक है। फिर हमने क्षार ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अम्ल की जब क्षार के साथ क्रिया होती है, देखिए ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है, उदासीनीकरण क्रिया। उदासीनीकरण ये होता है कि जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो ये एक दूसरे की जो पावर होती है, अम्ल की अम्लीयता और जो क्षार की क्षारीय प्रकृति होती है, उसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये रिएक्शन कहलाता है उदासीनीकरण, यानी एक दूसरे की पावर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और बनता क्या है? बनता है लवण। यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, Na का SO4 के संग रिएक्शन होगा, बनेगा Na2SO4 और बाकी ये OH और इसका H मिलके क्या बना देंगे? पानी, ठीक है। तो अम्ल की क्षार के साथ जो क्रिया होती है तो क्या बनता है? लवण, और ये रिएक्शन कहलाता है उदासीनीकरण। एक और अम्ल हम ले लेते हैं, यहां पर हमने अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया HCl, अगर हम उसकी एक क्षार KOH ले लेते हैं तो क्या बनेगा? बनेगा KCl, पोटेशियम क्लोराइड, और बनेगा पानी, ठीक है। ये OH और ये H मिलके बना देंगे यहां पर पानी। तो ये हो गई उदासीनीकरण प्रक्रिया, जब अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करते हैं। जैसे कि हम आपको एग्जांपल्स आप क्लास 8 में पढ़ चुके हो, जब अगर हमारे एसिडिटी हो जाती है तो हम क्या करते हैं? सोडा पीते हैं, क्योंकि सोडा क्षार है, और वो अम्ल जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो वो अम्ल जो बन रहा होता है उससे रिएक्ट करके उसकी पावर को न्यूट्रलाइज कर देता है और हम सही हो जाते हैं। उसी तरीके से जब बल काटती है तो हमारे शरीर में फॉर्मिक एसिड डालती है, तो हम जंग लगी कील अगर वहां पर लगा ले, क्योंकि जंग लगी जो कील होती है उसकी प्रकृति क्षारीय होती है, अगर हम वो वहां लगा ले तो वो फॉर्मिक एसिड की पावर को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है, और हम सही हो जाते हैं। तो अम्ल और क्षार जब रिएक्शन करते हैं तो उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण प्रक्रिया कहते हैं, और बनता क्या है? लवण। ऐसे ही 7th पॉइंट क्या था? अम्ल की धातु ऑक्साइड की संक्रिया जब भी होती है तो क्या बनता है? लवण और पानी, ठीक है।